लोगों के लिए यहाँ आए हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। एक बार जोरदार तालियां। ये सरगुजा का सम्मान है। हमने तो मंच दिया है, लेकिन अरुण भैया ने हमेशा ये कहा कि यार सरगुजा जो है वो मेरे दिल के करीब है, भले कम समय के लिए जाऊंगा लेकिन जाऊंगा। तो ये उनका अपनापन आपके पूरे सरगुजा से है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। दरअसल इस सेशन का नाम है मास्टर स्ट्रोक। तो पहले डिफेंसिव खेलते हैं, बाद में मास्टर स्ट्रोक की बारी आएगी। तो मेरा पहला सवाल कि अरुण जी, 14 की 14 विधानसभा सीट जो है संभाग के लोगों ने आपकी झोली में डाल दी। तो जितना 100% सरगुजा ने आपको दिया, आपकी पार्टी को दिया, पिछले एक साल में क्या पार्टी ने उतना 100% सरगुजा को वापस किया? मैं सरगुजा की इस धरती को प्रणाम करता हूं। माता महामाया की ये धरती है। माता महामाया को प्रणाम करता हूं। आपको, पुनीत पाठक जी को, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र धरती में आए, ऐतिहासिक धरती में आए। सरगुजिया लोगों की मन की बात आपने सरकार के नुमाइंदों से रखी, उनसे जवाब लिए। आपकी पूरी टीम का सरगुजा के इस धरती में अभिनंदन है, स्वागत है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सरगुजा दौरे पर आता था और आपके बहुत से साथी यहां पर मौजूद हैं, कहते थे यहां तो आपका खाता नहीं खुला है, क्या करने वाले हैं। और तब मैं कहता था कि ये उल्टा होने वाला है। 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। तब शायद उन साथियों को भरोसा नहीं होता होगा, बोले ये नेताजी तो फेंकने चले आए हैं। और आज मैं बड़े गर्व के साथ आया हूं कि जो कहा था मैंने, सरगुजा की जनता ने वो पूरा किया। इसलिए सरगुजा की जनता को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये कोई कल्पना कर सकता था कि सीतापुर में कमल खिलेगा, अंबिकापुर में कमल खिलेगा? और कमल खिला, पूरे शान से खिला। और आज वो कमल सरगुजा में विकास की धारा बहा रही है। सरगुजा संवाद का ये कार्यक्रम, सरगुजा तो बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक इलाका है। चाहे वो रामगढ़ का किला हो, रामगढ़ की गुफाएं हो, जोगी मारा की गुफा हो, ऐसे इतने पौराणिक स्थल है। और कहा भी जाता है कि वनवास काल में भगवान राम रामगढ़ के पर्वत में विश्राम किए थे। यह सरगुजा की पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। यहां की संस्कृति, यहां के सरहुल का वो कार्यक्रम, यहां के कर्मा के नृत्य, यहां की नुआखाई के वो पर्व, यहां की संस्कृति, यहां की सभ्यता, यहां की बोली, यहां की भाषा, ये अद्भुत है। इसलिए सरगुजा की अलग पहचान है, अलग छाप है। और ऐतिहासिक पौराणिक रूप से बड़ा महत्व सरगुजा का रहा है। ये सही है कि आज भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को सरगुजा की जनता ने दिया है। पर हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने सरगुजा को मुख्यमंत्री, प्रदेश की कमान सरगुजा को सौंपी है। आपने देखा अभी 3
मंत्री आपके मंच में थे और आप ये अद्भुत संयोग कहिए, विष्णु जी से चालू करें सरगुजा से, उसके बाद राम जी सरगुजा से, श्याम जी सरगुजा से और लक्ष्मी भी यहीं विराजित है। और उसके बाद सरगुजा कहां से कहां जाएगा। अभी जब हम एयरपोर्ट के उद्घाटन में आए थे, कार्यक्रम में विलंब हो रहा था, तो हमारे साथियों ने हमको 1 घंटा वो गीत सुनाया, सरगुजा नाचे सरगुजा नाचे। तो मैंने पूछा यार इतनी बार ये गाना क्यों बज रहा है, तो बोले जब से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, सही में पूरा सरगुजा नाच रहा है, इसलिए ये गाना बज रहा है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि सरकार में भागीदारी सरगुजा की है। आम जनता को क्या मिला? मैं आपको बता रहा हूं, मैं केवल अपने विभाग के आंकड़े बता देता हूं। बिल्कुल, तीनों महत्वपूर्ण विभाग आपके पास में। नगरीय प्रशासन विभाग ने पिछले 1 साल में संभाग के सभी नगरीय निकायों को अलग अलग योजनाओं से 498 करोड़ रुपए 1 साल में दिए। आप शहर के जिस इलाके में जाएं, आज जिस वार्ड में जाएं, आपको विकास होता हुआ दिखेगा। सड़कों के विकास के लिए 1 साल में सरगुजा को हमने, हमारे विधायक साथी बैठे हुए हैं, 440 करोड़ रुपए की स्वीकृति पिछले 1 साल में हमने दी है। जल जीवन मिशन का काम जो पूरी तरह से अव्यवस्थित था, दुर्दशा हो रखी थी, उसको ठीक करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए पिछले 1 साल में लोगों को शुद्ध पानी मिले इसके लिए दिया है। सर, अंबिकापुर को हमने मध्य प्रदेश से जोड़ दिया, झारखंड से जोड़ा है और अब एक नई सड़क नेशनल हाईवे अंबिकापुर से बलरामपुर होकर झारखंड को जोड़ने वाली, उसका टेंडर हो गया है, वो काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। कटघोरा से अंबिकापुर 4 लेन की स्वीकृति हो गई है, बहुत जल्दी उसका काम प्रारंभ होगा। सड़कों के जाल बिछा रहे हैं सरगुजा में, और सरगुजा में ये सड़कों के जाल सरगुजा के विकास की रेखा खींचने वाला है, लकीर खींचने वाला है जी। आपको अभी स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे, पहले के स्वास्थ्य मंत्री जी यहां के थे, अंबिकापुर के स्वयं, और यहां के मेडिकल कॉलेज को पैसा मिला तो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार ने 109 करोड़ रुपए दिया। आज हर क्षेत्र में सरगुजा की चिंता करके सरगुजा के विकास कर रहे हैं। प्राधिकरणों की बैठक की शुरुआत कहां से की हमारी सरकार ने? सबसे पहली बैठक हुई सरगुजा विकास प्राधिकरण के, और उसका बजट भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने का निर्णय सरगुजा से हुआ। यह हमारी सरकार के प्राथमिकता का हिस्सा है। पर सरगुजा के लोग वो दिन भी नहीं भूले जब सरगुजा भी नक्सलवाद की चपेट में था। सरगुजा को नक्सल मुक्त किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। जी, आपने स्वयं अभी बहुत सारी ऐसी स्थानों का ऐसे नाम लिया जहां पर श्री राम आए थे, सीता जी की चौकी, वहां पे रसोई भी है। आखिर क्यों, मैनपाट जैसी जगह भी है यहाँ पर, लेकिन क्यों यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते हैं? क्यों यहाँ पर टूरिज्म बड़ा रूप नहीं ले पाया है? ये इसका कारण, क्योंकि एक बड़ी पोटेंशियल एरिया है सरगुजा। हमारी सरकार का भी ये मानना है कि प्रदेश के विकास में पर्यटन का बड़ा योगदान हो सकता है छत्तीसगढ़ में। न केवल सरगुजा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं।
जैसे मैंने उल्लेख किया, रामगढ़ के पर्वत, किला, गुफा, जोगी मारा की वो गुफा देश की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है जोगी मारा के। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने नई औद्योगिक नीति लेकर आई है और पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी हमने दे दिया है कि पर्यटन बढ़े, पर्यटन के माध्यम से न केवल क्षेत्र का विकास हो वरन रोजगार का सृजन भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सही है कि सरगुजा में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे ऐसे स्थान हैं, ऐसे ऐसे देखने की चीजें हैं, जानने के स्थान हैं, जिनका ठीक प्रकार से संयोजन किया जाए तो बहुत बड़ा टूरिज्म का केंद्र हमारा सरगुजा बन सकता है। और इस दिशा में हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में टूरिस्ट भी आएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी देंगे। दो बड़ी समस्याएं जो सरगुजा में, अभी मेरे साथी पुनीत ने पूछा भी था जशपुर की विधायक से। एक तो हाथी की बड़ी समस्या है सरगुजा में, दूसरा धर्मांतरण बस्तर जैसा दिखता नहीं है लेकिन गाँव में हो रहा है। ये दो बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस पर कैसे क्या निपटने की तैयारी है, कैसे रोका जाएगा इसको, हाथी और धर्मांतरण? ये सही है, आपने दोनों बातें जो कही है, सरकार के संज्ञान में भी ये दोनों बातें है। और हाथी और मानव द्वंद्व ना हो, हाथी से लोगों के फसल का, जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार ने बहुत पुख्ता व्यवस्था की है और उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम भी लगातार हो रहा है। इस स्थिति से निपटने का काम हमारी सरकार कर रही है। नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके और एक पूरा तंत्र खड़ा करने का काम हमारी सरकार ने किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें कमी आएगी। धर्मांतरण की समस्या वास्तव में बहुत गंभीर समस्या है। हमारी सरकार इस मामले में भी बहुत गंभीर है। बहुत गंभीरता से और ठोस पहल हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। जहां पर धर्मांतरण की घटनाओं की सूचना मिल रही है, त्वरित कार्यवाही कानूनी रूप से हो रही है और आने वाले समय में इसके लिए हमारी सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है। हम आने वाले समय में बड़े निर्णय लेकर और ठोस काम इस दिशा में करेंगे। ये धर्मांतरण उचित नहीं है। धर्मांतरण से फिर राष्ट्रांतरण की दिशा में काम होता है। यहाँ की और भी बहुत प्रकार के धर्मांतरण से जुड़ी हुई बातें हैं जो सरकार के संज्ञान में है। उसको लेकर भी हमारी सरकार बहुत गंभीरता से पहल प्रयास कर रही है। समय हमारे पास कम है, वो मास्टर स्ट्रोक के दो क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम जो आपकी बातचीत है वो लाइव चल रही है। पूरा प्रदेश, देश, जहाँ भी IBC 24 दिख रहा है वहाँ आपको देखा जा रहा है। अब हम पूरे प्रदेश के लिए सवाल दो जानना चाहते हैं। एक तो नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे, उसकी आचार संहिता कब लगेगी? दूसरा ये कि मंत्रिमंडल का क्या हो रहा है? बड़ी चर्चा है, हर जगह ये चर्चा है, एक मंत्री बनेंगे, हरियाणा मॉडल लागू होगा, 2 मंत्री बनेंगे। कुछ खुलासा करिए ऐसा जिसमें कोई एक स्पष्ट मैसेज जाए। जहां तक चुनाव की बात है, नगरीय निकाय और पंचायत, बहुत पहले से सरकार ने तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। तैयारियां एकदम अंतिम चरण में है। सरकार की तरफ से एक अंतिम काम बचा है। महापौर और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण 7 जनवरी की तारीख निर्धारित की है हमने, और 7 जनवरी के आरक्षण होते ही सरकार की तैयारियां पूरी हो जाएगी। आरक्षण की सूची हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और जैसे ही आयोग को सूची मिलेगी, मुझे लगता है कि आयोग की भी अपनी तैयारी है। चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाएगी और बहुत जल्दी
चुनाव की तिथि आयोग निर्धारित करेगा और समय पर चुनाव होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ ये कह कहा जा रहा है सकता कि हूं। आप जो है वो चूंकि अब नगर निगम की तारीखें खत्म हो जाएंगी 6 जनवरी के बाद में, तो प्रशासक बैठेंगे, पहले सड़कें सुधारेंगे, फिर वोट मांगने जाएंगे, जिससे थोड़े से वोट बढ़े। चूंकि 14 की 14 नगर निगम और नगरीय निकाय उनके पास में है, विपक्ष के पास में, तो क्या ये ऐसा भी होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने आपको बताया कि सरगुजा के नगरीय निकायों को कितना पैसा दिया है सरकार ने। पूरे प्रदेश में जैसे आपने बताया कि अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस की सरकार है निकायों में, फिर भी विकास के लिए हमने भेदभाव नहीं किया, राजनीति नहीं की। एक साल में प्रदेश के नगरीय निकायों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विकास के लिए दी है। विकास हम राजनीति विकास के लिए करते हैं, विकास में राजनीति करने वाली पार्टी हमारी नहीं है, और इसलिए चुनाव समय पर हो ये हमारी प्रतिबद्धता है और सरकार के लेवल पर हमने तैयारी कर ली है। निश्चित रूप से समय पर चुनाव होंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन, वो मंत्रिमंडल वाला बच गया, हरियाणा मॉडल लागू होगा? विश्वेश जी, आप इतने सीजन्ड पत्रकार हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, मेरा उत्तर आप जान रहे हैं, फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर तो दूंगा ही कि मंत्री परिषद के बारे में निर्णय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है और समय आने पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय करेंगे। आप लोगों ने जो चर्चा बनाई है, चर्चा तो होते ही रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऐसे बहुमूल्य समय में से भी समय निकालकर हम लोगों को दिया। आईबीसी परिवार आपका धन्यवाद करता है।